नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप लोगों के मध्य एक ऐसा टॉपिक लेके आ चुका हूं जिससे आपके परीक्षा में सरलता होगी। ये टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया बीए फिफ्थ सेमेस्टर। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका पेपर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया हो, भारत में राष्ट्रवाद, उन सभी के लिए अनिवार्य है। और ये जो वीडियो है इसमें मतलब कुछ नहीं छोड़ा गया। मतलब अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेते हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, पूरा सेमेस्टर बीत गया आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे अगर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लिखना क्या है, कैसे करना है, और आप अच्छा ही नंबर लेके एकदम उत्तीर्ण होंगे परीक्षा में। पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने इस पीपीटी को जो है तैयार किया है। अगर आपको ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या नाम है मैसेज करिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब के बायो में पड़ा हुआ जो नंबर उस पर आप मैसेज डालिए व्हाट्सएप में, मैं डायरेक्ट आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो में चलते हैं आगे, हम देखते हैं। और टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है, सीरियल में है। मतलब जैसे उसमें दिया हुआ आपके सिलेबस में पहले 1857, उसके बाद उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस, वैसे ही इसमें भी मैंने व्यवस्थित ढंग से रखा है। तो आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाना है और सुनते चले जाना है। याद रहे कि ये वीडियो सभी विश्वविद्यालय के जो बी ए फिफ्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा होने वाली है सभी के लिए अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य क्या, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए थंबनेल में भी डाल दिया कि सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। और ऑल टॉपिक इन वन वीडियो, पूरा टॉपिक जो है वन वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सारे चैप्टर सारे यूनिट इसी में है। और मैं बता दूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ सकती है यूनिवर्सिटी। अब इतना दावा कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आगे। चलिए, जो पहला हमारा टॉपिक है वो 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह है। तो पहले हम समझते हैं 18 पहला फर्स्ट यूनिट है ये। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है ये। अब 1857 का विद्रोह क्या पूछ लेगा, परिचय, कारण, प्रकृति, प्रभाव, मैंने वो कवर किया। मैं डायरेक्ट चलता हूँ कि 1857 का विद्रोह का परिचय क्या। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारत का एक प्रमुख जन आंदोलन था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर यह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और अन्य क्षेत्र में फैला। सिपाही ने चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह से विद्रोह शुरू किया, लेकिन जल्द ही यह राजाओं, जमींदारों, किसानों और आम जनता का व्यापक विद्रोह बन गया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में सम्राट घोषित किया गया, जबकि नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष किया। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला और 1858 में ब्रिटिश सेनाओं ने इसे दबा दिया। ये आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देना है। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें अगर आप थोड़ा भी पहले पढ़े होंगे अगर, तो ये इंट्रोडक्शन सिर्फ आप देख लेंगे ना, तो आपको पूरा अनुमान लग गया होगा कि पूरा आंसर आपको देना कैसे है पेपर में, क्योंकि इसमें वो सब ऐड है जो भी पूरे आंसर में नीचे होगा। ठीक है, और मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। लॉन्ग में मिल सकता है 15 नंबर में, शॉर्ट में भी मिल सकता है कि टिप्पणी कीजिए 3 नंबर में मिल सकता है, और आपको ये 10 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में मिल सकता है। मतलब ये 100% 1857 से ये वाला क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा कि 1857 का विद्रोह क्या है, वर्णन कीजिए। चलिए, अब 1800 देखिए, कुछ भी होने से पहले, कोई भी घटना होने से पहले उसके पीछे का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वैसे ही 1857 के पीछे मतलब इस क्रांति का होने का कारण क्या था, तो ये तो जो मैंने लिखा हुआ वो है कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। तो एक चीज मैं बता दूं, 1857 की क्रांति आप लोग जान रहे होंगे कि जो ब्रिटिश एम्पायर की जो भारत में राजस्व पे नींव पड़ी 1757 में पड़ी। कब? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश
न्यू भारत में इतनी मजबूत होती चली गई, इतनी मजबूत होती चली गई कि वो भारतीय की राजनीति में, भारतीय की राजस्व व्यवस्था में और भारतीयों की सामाजिक स्थिति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करें, क्रांति कब हो रही है? 1857 में क्रांति हो रही है। टोटल कितने वर्ष का गैप है अपने पास? टोटल कितने वर्ष का गैप है अपने पास? आप ये देखिए, 100 वर्ष। 100 वर्ष बाद, मतलब अब ब्रिटिश शक्ति भारत में इतनी सुदृढ़ हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारतीय समाज, भारतीय जनता, भारतीय लोग ब्रिटिश नियमों पे चलने लगे हैं और ब्रिटिश नियमों का पालन करने लगे हैं। 100 साल के शोषण का परिणाम है 1857 की क्रांति। और एक लाइन में है कि जब शोषण हद से गुजर जाएगा तभी क्रांति होगी। चलिए पहले हम देखते हैं कौन सी कारण है। पहले राजनीतिक कारण, ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीतियां मुख्य राजनीतिक कारण रही। लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य को हड़प लिया। 17 को 1848 जैतपुर, संबलपुर था, 1849 उदयपुर, 1853 झांसी और नागपुर। ये जो है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहीं पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरह तहत हड़पे गए राज्य क्या है, आप देखिए। सज के सब सच के सब उलझन में, ये है इसका ट्रिक। ठीक है, आप ये एक होगा कि सीक्वेंस में आप कर लेंगे। तो क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर का, तो बताता हूँ विद डेट बता दूंगा आपको मैं। सा से सतारा, जैतपुर, जयपुर नहीं है, जैतपुर है, के से कुछ नहीं है, साइलेंट है। सा से संबल, बा से बघाट, ऊ से उदयपुर, ला से हमको कुछ नहीं है, झा से झांसी, ना से नागपुर। ठीक है, ऐसे हमको ध्यान रखना है। और इसका डेट का भी मतलब है, ट्रिक ही है, डेट का भी ट्रिक था कि क्या नाम है, 48, 48, 49, 52, 53, 54। तो ये आप याद कर ले, 48, 49, 52, 53, 54 और सज के सब उलझन में। तो ये पूरा ये बन जाता है, ट्रिक ही बन जाता है इसका, तो लिख लेंगे। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में इस ट्रिक को अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र अस्वीकार किया गया। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि प्रणाली। अब क्या हुआ इसमें, जो वो था डलहौजी, तो डलहौजी ने क्या कहा है कि जैसे अब कोई भी राज्य है तो उसमें उसका उत्तराधिकारी मतलब स्वीकार नहीं होगा। जैसे झांसी की रानी है, मतलब दत्तक पुत्र जो भी लेके आप अपने उत्तराधिकारी बना रहे हैं वो स्वीकार नहीं होगा, और आपको मतलब ब्रिटिश संरक्षण में आना पड़ेगा। और जो आपका पुत्र नहीं है, तो आप दत्तक पुत्र ले रहे हैं, तो इससे भारतीय रियासतों में आक्रोश पनपा, और जाहिर सी बात है पनपेगा, क्योंकि कोई भी अपनी कभी मतलब अपना वर्चस्व नहीं खत्म करना चाहता है कहीं से भी। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। हैदराबाद अवध 801 जैसे राज्यों को ब्रिटिश सैनिक रखने और आर्थिक बोझ सहने को मजबूर किया। अब इनका क्या था, जो वेलेजली थे इन्होंने कहा सहायक संधि, जिनकी सहायक संधि की नीति थी। अब ये युद्ध करते थे राज्यों से, रियासतों से। अब उसमें क्या था कि अब सहायक संधि में ये होता था कि हम आपके दरबार में सेना रखेंगे, आपको ब्रिटिश सेना रखनी होगी और आपको अपने खर्चे पर रखनी होगी, और आपको भी कोई भी युद्ध होगा तो वो हम देखेंगे। मतलब एक प्रकार से सैनिक रूप से इनको असमर्थ कर देना और उसके बाद पर इस पर राज्य पर कब्जा कर लेना, ऐसा कह सकते हैं। आर्थिक बोझ सैनिक को मजबूर किया। 1856 में अवध का प्रत्यक्ष विलय ने नवाब वाजिद अली शाह निर्वासित कर तालुकेदारों को उकसा दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की उपाधियां छीनना और पेंशन कटौती ने प्रतीकात्मक असंतोष बढ़ाया। इनाम आयोग ने मराठा पुरस्कार समाप्त किए, जिससे नाना साहब आहत हुए।
मुगलों के साथ तो ये बहादुर शाह जफर के साथ तो ये इन्होंने कर दिया कि अब कहा कि आप लोग जाइए, मतलब आप लाल किले में नहीं रह सकते हैं, आपको रहना होगा सॉरी, आपको लाल किले में नहीं रहना होगा, अब आपको कुतुब मीनार के पास एक छोटे से आवास में रहना होगा। तो ऐसा है कि जो भी अब राजा के साथ ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगा ही। तो ऐसे ही इन्होंने हमारी रियासतों को बहुत सारा डिस्टर्ब किया था। आर्थिक कारण क्या था? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आर्थिक कारण क्या था हमारा? भू राजस्व नीतियां किसानों का शोषण करने वाली रही। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त 1793। जमींदारों पर अत्यधिक बोझ डालता गया। रैयतवाड़ी मद्रास, बंबई और महालवाड़ी उत्तर भारत ने सीधे किसानों से ऊंचा लगान वसूला। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ क्योंकि ब्रिटिश मशीन निर्मित सामान सस्ते आयात हुए। निर्यात कर बढ़ा, आयात कर घटा। धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। बागान मजदूरों पर बेगार प्रथा, डाकघर अधिनियम 1854 ने निःशुल्क डाक समाप्त कर जनता को प्रभावित किया। अब आर्थिक कारण में एक सबसे बढ़िया ये भी है, ध्यान रखना, 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ? मुक्त व्यापार नीति के तहत भारत इनका उपनिवेश था। अब ये लोग भारत से कच्चा माल लेके जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पे ये लोग उसका मतलब महंगा बेचते थे, ठीक है। भारत की सूती वस्त्र इतने फेमस हुए कि वहाँ पे जींस बिकना बंद हो गई, इतने मतलब कि बैन लगाना पड़ा ब्रिटेन में। अब जब इनका ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो गई तो इन्होंने भारत से ही कच्चा माल खरीदा, वहाँ ले जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग किया और फिर भारत को ही बाजार बना के उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों पर बेचा, जिससे भारत आर्थिक रूप से भारत को क्षति पहुंची। डाकघर, जो सैनिकों को डाक व्यवस्था मिलती थी, निःशुल्क मिलती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। ये निर्यात कर बढ़ा चुके थे और आयात कर इन्होंने घटा दिया। मतलब जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा भारत में उस पर टैक्स इन्होंने कम कर दिया और उस पर निर्यात कर, और जो आयात हो रहा था, जो यहां से जा रहा था, उस पर इन्होंने घटा दिया और निर्यात पे इन्होंने बढ़ा दिया। धन की निकासी, डिना वेल्थ। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक दादा भाई नौरोजी सिद्धांत को बताते हैं कि कैसे भारत से धन की निकासी हो रही है। जिस प्रकार मतलब किसी भी व्यवस्था को आपको खोखला करना तो वहां का बजट आप खोखला कर दिया, वहां की अर्थव्यवस्था आप खोखला कर दीजिए। ऐसे ही 1857 में ब्रिटिश जो है भारत के साथ कर रही थी। चलिए, सामाजिक कारण क्या था? ईसाई मिशनरी का प्रचार, सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। पश्चिमी शिक्षा ने परंपराओं को चुनौती दी। मुसलमानों को कुरान अनुवाद जो है, कुरान नहीं होगा, कुरान है, सॉरी, कुरान अनुवाद और बाइबल शिक्षा से खतरा लगा। भारतीय सिपाहियों को समुद्री यात्रा जनरल सर्विस असिस्टेंट एक्ट के मतलब 1856 के जो एक्ट थे उसके तहत मजबूर करना पड़ा, जबकि भारतीय सैनिक समुद्री यात्रा नहीं करते, भारतीय लोग ही समुद्री यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि समुद्री यात्रा करना इनके लिए पाप था। ऐसी इनकी परंपरा रही कि इन्होंने समुद्री यात्रा को पाप समझा और ये लोग भारतीय सैनिकों को भेजते थे, जाओ, और फिर काफ़ी मतलब जो लोग वहाँ से वापस आते थे उनको अपने समाज में ही नहीं लिया जाता था। ऐसा करके इन लोग के साथ भी बड़ा दिक्कत हुआ। सैन्य कारण क्या रहा? भारतीय सिपाही 87% सेना यूरोप सिपाहियों का वेतन कम, विदेशी सेवा वचन और उच्च पदों से बहिष्कार मिला। चर्बी वाले कारतूस, एनाफिट राइफल की अफवाह तत्कालिक कारण बनी क्योंकि गाय सुअर की चर्बी से धार्मिक भावना। सैनिकों के साथ कितना अंदर, अब सैनिक सबसे ज्यादा थे कहाँ के? अपने इंडिया के थे। अब इंडिया के सैनिक थे तो जाहिर सी बात है प्रत्येक सैनिक किसी गांव से, किसी कस्बे से, कहीं से रहा होगा। अब
उसको भली बात ही पता है, क्योंकि वो सैन्य व्यवस्था में, वो अपने गांव में तो पोस्टेड है नहीं, वो दूसरे एरिया में पोस्टेड, और वो उनके अनुसार काम कर रहा है, ब्रिटिश सेना के अनुसार काम कर रहा है। वो सैनिक जो है वो ब्रिटिश सेना के अनुसार काम कर रहा है। वो जाके गांव में लोगों से प्रताड़ित करता, लोगों को मतलब जैसे आदेश देते वैसे वो काम करता था। उनको भी लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों में भी ऐसा हो रहा होगा। भारतीय सिपाही कितना भी योग्य हो, उसको सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था, और ब्रिटिश अयोग्य सैनिक को भारतीय सैनिक से ज्यादा वेतन दिया जाता था। एनफील्ड राइफल जो कि चलती थी बाद में, उसके जगह ब्राउन बेस राइफल चलती थी, उसके जगह एनफील्ड राइफल आई, जिसमें कारतूस लगा के सीधा आपको फायर करना था। ऐसी अफवाह आई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, जिससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पिछले 100 साल के शोषण को मात्र इस अफवाह ने पिछले 100 साल के शोषण के बारूद को एक चिंगारी देने का काम किया, और यही मेन कारण हुआ जहां से 1857 की क्रांति को चिंगारी मिली, और 1857 की क्रांति ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो उठी। अब हम लोग इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से जनक्रांति में परिवर्तित हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता उल्लेखनीय रही। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व रहा, सफर नहीं है, सॉरी बहुत गलत हो गया, मुझे लग रहा है जफर का नेतृत्व रहा। यह अस्थानीय, कोई राष्ट्रीय योजना न थी, क्षेत्रीय नेता स्वार्थी रहे। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश से संघर्ष किया। ग्रामीण इलाकों में जमींदार किसान शामिल हुए, लेकिन व्यापारी व शिक्षित वर्ग अलग रहे। कुछ इतिहासकार जैसे विनायक दामोदर सावरकर इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जबकि ब्रिटिश सिपाही से विद्रोह कहते हैं। यह राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक उदय था, लेकिन असंगठित रहा। प्रभाव क्या हुआ इसके? मैं एक प्रभाव से पहले एक चीज बता दूं आपको कि ये जो क्रांति हुई 1857, भले ही असफल रही, परंतु 100 सालों की नींव को हिलाने के लिए बहुत बड़ी थी। असफल भी सामान्य कारण नहीं थे असफल होने के। भारतीय सैनिक जिन्होंने विद्रोह किया वो खुद ही ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे। हमारे कुछ लोग जुड़े, हमारे कुछ रियासतें जुड़ी, कुछ ने हमारा समर्थन किया, कुछ ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, चापलूसी की और क्रांति को ध्वस्त बनाने में सफल रहे। ऐसा कहा जा सकता है कि लालसा और लोभ के आड़े कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे और देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, लेकिन अधिकतर भारतीयों ने सहयोग किया, समर्थन दिया। विनायक दामोदर सावरकर ही लिखते हैं कि ये आरसी मजूमदार लिखते हैं कि यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, क्योंकि इसको एक वे नहीं मिल पाया, एक नेतृत्व नहीं मिल पाया। बहादुर शाह जफर जो कि 80 साल के बुजुर्ग थे, उनको नेतृत्व बनाया गया, उनको नेता के रूप में रखा गया। सैन्य थी नहीं भारतीयों के पास, मुगल सत्ता खत्म ही हो चुकी थी। परंतु वहां भी आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता ने 1857 की क्रांति को इतना विकराल बना दिया कि पूरी ब्रिटेन की शासन व्यवस्था हिल गई। बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत ही लाजवाब विद्रोह कह सकते हैं इसको हम। इसके परिणाम क्या हुए? विद्रोह असफल रहा क्योंकि नेतृत्व विखंडित, बहादुर शाह वृद्ध, संसाधन कमजोर थे, अपने पास हथियार नहीं थे, और संसाधन तो सारे उन्हीं के थे, हथियार पुराने थे। ब्रिटिशों के पास जॉन निकोलसन, हेनरी हैकल जैसे कुशल कमांडर और पंजाब सिख सहयोग था। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर 1858 का अधिनियम ब्रिटिश क्राउन से सीधा नियंत्रण ले गया। 12 सचिव लॉर्ड स्टैनल और 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनी। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने दमन कर लिया इस क्रांति का, तो 1858 का ले गया। तो जो एक्ट आया ये, तो जो गवर्नर जनरल होता है ना, सिर्फ फिर से भारतीयों को मूर्ख बनाया इन्होंने। गवर्नर जनरल का इन्होंने वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग थे
पहले वायसराय बने। ऐसे इन्होंने मतलब व्यापार, अब मोनोपोली तो उसी टाइम हो गया था कि व्यापार पे मतलब सब लोग व्यापार कर सकते हैं। अब और भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे लगभग होगा, अभी देखिएगा आप। और 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनी। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। सैन्य सुधार, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ी। अब इनका सैन्य सुधार, इन्होंने यूरोपियों को ज्यादा रखा। भारतीय सेना 2 लाख पर सीमित। तोपखाने ब्रिटिश एकाधिकार हो गया, मतलब जहां भी हथियार अस्त्र शस्त्र अब वहां पे ब्रिटिश सैनिक होते, पहले कोई भी होता था, मतलब भारतीय होते थे। ब्रिटिश एकाधिकार। नस्लीय विभेद बढ़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोया गया। बाद के आंदोलन, कांग्रेस की 1885 की नींव भी यहीं से पड़नी प्रारंभ हो गई। अब ये विद्रोह हो गया, इसके बाद भारत आज़ादी की एक बड़ी छलांग लेता है आज़ादी की ओर यहाँ के बाद से। अब हमारा ये सेकेंड यूनिट है। भारत में राष्ट्रवाद के कारक। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक व्यापक चेतना के रूप में हुआ, जो 1857 से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक परिपक्व हुआ। यह विदेशी शोषण, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जागरण जैसे बहुआयामी कारकों का परिणाम था। राष्ट्रवाद उदय होने के जो राजनीतिक कारण थे वो क्या थे? ब्रिटिश शासन की विस्तारवादी नीतियां, जैसे व्यापक सिद्धांत, सहायक संधि और अवध का विलय 1856, राजाओं, जमींदारों व सिपाहियों में असंतोष पैदा किया। 1857 का विद्रोह प्रारंभिक प्रदर्शन था जिसने सामूहिक प्रतिरोध की भावना जगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक मंच भी प्रदान किया, जहां दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने आर्थिक शोषण की आलोचना भी की। आर्थिक कारण क्या थे? राष्ट्रवाद जो उत्पन्न होने का आर्थिक कारण क्या थे कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा ने किसानों पर बोझ बढ़ाया, जबकि हस्तशिल्प उद्योग का पतन मशीन निर्मित आयात से हुआ। धन की निकासी, ड्रेना बेल्ट और भारी करों ने आर्थिक संकट उत्पन्न किया, जिससे स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्वराष्ट्रवादी प्रयास जन्मे। राष्ट्रवाद के जो है सामाजिक कारण क्या हुआ कि ऐसे समाज में ऐसा क्या हो रहा था कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियां, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध कर भारतीय गौरव को पुनर्जीवित किया। इन आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया, जो राष्ट्रवाद का आधार बने। शिक्षा और पश्चिमी विचार। मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे यूरोपीय विचार, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 भारत पहुंचा। शिक्षित मध्य वर्ग ने इन विचारों को अपनाया, जिससे राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। एक बार आप लोग देख लेंगे इसको, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग को समझ आएगा। सेकंड यूनिट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, अभी नहीं खत्म हुआ, मतलब थोड़ा सा बचा है। संचार और साधनों का विकास कैसा था? संचार और साधनों के विकास से भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक और प्रेस ने देश के विभिन्न भागों को जोड़ा। राष्ट्रवाद नहीं पनपा, लेकिन लोगों के विचारों से एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे संसाधनों का विकास हुआ, राष्ट्रवाद लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, वैसे से राष्ट्रवाद भी बढ़ा लोगों के बीच में। समाचार पत्र जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, तिलक ने जन जागरण किया। रेल ने यात्रा आसान कर एकता की भावना पैदा की। अब रेल ने कैसे एकता भावना पैदा की आपको मैं बताता हूँ, स्टोरी टाइप सुनिए, बहुत मस्त है ये। ब्रिटिश सरकार थी, ये रेलवे है, हिंदू बैठ रहा है, मुस्लिम बैठ रहा है, यही हिंदू की निम्न जातियां भी साथ में बैठ रहे हैं। इससे जो है भारतीयों के बीच में छुआछूत की भावना हटी। छुआछूत की भावना हटते ही वो आपस में एकत्र हुआ, और यही एकता ही राष्ट्रवाद है। यही हिंदू मुस्लिम सभी जातियों की एकता ही राष्ट्रवाद है। आज भी हम लड़ सकते हैं। आज भी हम सरकार से सिर्फ इसी वजह नहीं लड़ रहे, हमारे अंदर एकता नहीं है, हम लड़ रहे हैं। हम 2 जातियों में, आज भी वर्तमान सरकार से अगर हमें लड़ना है तो हम सिर्फ 2 जातियों में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम नहीं करना चाहिए हमको एकता। आप सोचिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही भारत में 1857 जैसी क्रांति पनपी।
नहीं होती। अगर आप सोचिए नहीं होती क्रांति, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होती, क्या बहादुर शाह जफर को कोई हिंदू सैनिक वहां पे नेतृत्व करने देता? नहीं करने देता, नहीं करने देता। और भी जो हमारे मुस्लिम साथी थे क्रांति में वो होते नहीं होते, क्रांति हो ही नहीं पाती, दफन कर दिया जाता, क्रांति को दमन कर दिया जाता, बहुत ही पहले कर दिया गया होता। लेकिन एकता जो है, किसी भी चीज़ की एकता हो, बहुत ही मतलब आपको उजागर करके रख देती है। राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक कारण क्या थे? भारतीय भाषाओं में साहित्य, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, कविताएं और त्योहारों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया। वंदे मातरम जैसे गान भावनात्मक एकीकरण के प्रतीक बने। आदिवासी किसान विद्रोह, संथाल मुंडा ने स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध की नींव रखी। ये कारक संयुक्त रूप से भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने, जो विविधता में एकता पर आधारित थे। अब हम लोग तीसरे यूनिट पे आ चुके हैं। प्रारंभिक चरण में उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? अब उदारवादी उग्रवादी दो हुए, आपको भी पता है इसके बारे में। हम पढ़ेंगे कि उदारवादी कौन थे, उनकी विचारधारा क्या क्या थी। प्रारंभिक चरण में उदारवादियों की विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1805 से 1905 तक रहा। उदारवादी के नाम से ये चरण जाना भी जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के बजाय संवैधानिक सुधार पर जोर दिया। उदारवादियों की विचारधारा ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित थी, जो यूरोपीय उदारवाद जॉन स्टुअर्ट मिल, जेमरी बेंथम से प्रेरित थी। उदारवादी जो हमारे नेता थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और ए.ओ. ह्यूम जैसे नेताओं को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है। ये जो ए.ओ. ह्यूम है मित्रों, ये जो ए.ओ. ह्यूम है इधर, यही कांग्रेस की स्थापना करता है। ए.ओ. ह्यूम ये रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, मतलब रिटायर्ड जिला अधिकारी होते हैं, कलेक्टर के पोस्ट से शायद ये रिटायर होते हैं। जैसे नेताओं को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है और तर्कसंगत याचिकाओं से भारत को शासन, सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा। उन्होंने आर्थिक विश्लेषण जैसे ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ब्रिटिश शोषण को उजागर किया, लेकिन हिंसा का विरोध किया। उदारवादी मतलब ये सोचते थे ना, इनका उदारवादी का एक मैं बताता हूँ 3P। 3P का इनका रूल था, प्रेयर, प्रेटिस, प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचना, तब विरोध। वो भी विरोध कैसे? संवैधानिक तरीके से विरोध। आप देखेंगे यहाँ लिखा कि हिंसा का विरोध किया इन्होंने। ये मतलब बहुत ही नॉर्मली तरीके जाते थे, याचना देते थे, रिक्वेस्ट करते थे, मान लीजिए बात, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और ब्रिटिश इन लोग की कुछ बात मान लेती, कुछ छोड़ देती। ये इसीलिए इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश सरकार जो है न्यायप्रियता पे विश्वास करती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। इनको तो मतलब उदारवादी ही सबसे ज़्यादा, उदारवादी की कमियां ही सबसे ज़्यादा उग्रवादी को जन्म देने के कारक रही हैं। मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। उदारवादियों का मानना था कि शिक्षा, प्रेस और संगठन से भारतीय जनता जागृत होगी तथा कार्मिक सुधार से पूर्ण स्वराज प्राप्त होगा। वो ब्रिटिश साम्राज्य को सभ्यता का वाहक मानते थे। उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य को सभ्यता का वाहक मानते थे, क्योंकि जितने भी उदारवादी नेता आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया शिक्षित नेता थे। तो ये सब ब्रिटेन वगैरह गए हुए थे ना, तो इन्होंने क्या वहाँ पे देखा कि वहाँ की व्यवस्था इतनी बेहतर चल रही है, तो उन्होंने सोचा यहाँ भी ऐसे चल सकती है। लेकिन यहाँ की बात सरकार तक, ब्रिटिश सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। परंतु ऐसा ये लोग ऐसा करना चाहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यही हुआ कि उग्रवाद का जन्म हुआ तथा कार्मिक सुधारों से स्वराज प्राप्त होगा। ब्रिटिश साम्राज्य को सभ्यता का वाहक मानते थे, लेकिन भारतीय हितों की रक्षा चाहते थे। इस विचारधारा ने मध्य वर्ग, वकील, शिक्षा, पत्रकार को एकजुट किया, जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश वफादारी से प्रेरित था। हालांकि एक अभिजात्य वर्ग तक सीमित रही, क्योंकि भाषण अंग्रेजी में होते रहे। उदारवादियों की जो नीतियां रहीं, क्योंकि इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, सब वकील और शिक्षक और ये जो रिपोर्टर, पत्रकार, ये सब हुए, तो ये लोग, इनके जो डिबेट्स होते थे ये इंग्लिश में होते थे, और जिस कारण से ये उदारवादी लोग जो है ना वो मध्य वर्ग से नहीं जुड़ पाए। उदारवादी लोग किसानों से नहीं जुड़ पाए। उदारवादी लोग कुछ कर लेते, लेकिन ये नीचे तबके से नहीं जुड़ पाए। इसलिए एक उदारवादी एक बहुत बड़ा मंच से वंचित रह गया।
अपने कार्यकाल में अपनी विधि अपनी नीति के तहत। उदारवादियों का कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम कैसे कहते थे? तो उदारवादियों का कार्यक्रम संवैधानिक था, प्रार्थना पत्र सभाएं प्रस्ताव पर आधारित था, जिसे 3P, ठीक है, 3P प्रे पिटिशन प्रोटेस्ट कहा जाता है। 1885 से 1892 तक उन्होंने विधायी परिषदों का विस्तार मांगा। मुख्य मांगे इनकी थी राजनीतिक मांगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधायी परिषदों में सदस्य की संख्या बढ़ाना, गैर सदस्य को बजट पर चर्चा का अधिकार, विधेयक को वीटो का अधिकार। समकालीन भारतीयों को ICS भारतीय सिविल सेवा में समान प्रवेश नहीं देते थे लोगों को, तो बात सही है। और इनकी मांगे ठीक थी, लेकिन मांगे ठीक थी, मांगने का तरीका गलत था उदारवादियों का। याचना, इनकी नीति को कहा गया भिक्षावृत्ति। आर्थिक मांगे, धन की निकासी को रोकना, भू राजस्व में कमी, अस्थायी बंदोबस्त सुधार, सैन्य व्यय घटाना, भारतीय सेना की विदेशी युद्धों से मुक्त करना और उद्योग संरक्षण। स्वदेशी नीति को प्रारंभिक मांग थी कि भारतीय जो कुटीर उद्योग है उनको संरक्षण दें आप लोग, लेकिन ये लोग कहाँ मान रहे थे, मान ही तो नहीं रहे थे। मान लेते तब क्या था। प्रशासनिक मांगे, भेदभाव पूर्ण नौकरियों का अंत, डाकघर अधिनियम रद्द किया जाए, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। सामाजिक मांगे थी, सैन्य भर्ती में समुद्री यात्रा वैकल्पिक, भारतीयों के उच्च पदों पर नियुक्ति हो। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन बॉम्बे 1885, कलकत्ता 1886 में ये प्रस्ताव पारित हुआ। 1892 अधिनियम में इनकी आंशिक सफलता था। मतलब इनमें से जो 1892 में जो अधिनियम हुआ, कुछ चीज़ों को मान लिया गया इसमें से और कुछ चीज़ों को नहीं माना गया। मतलब इन लोग को वही किया ना कि लॉलीपॉप देना। हाँ, उदारवादी मांग रहे, 5 मांग मांगी इन्होंने, इसमें से एक ब्रिटिश, हाँ कि ठीक है इसको कर लेते हैं, जिससे कहते हैं अपेक्षा, आप इनको निर्भर करना है। मैं कहता हूं कि आपको किसी के ऊपर भी शासन करना हो तो उसको आप अपने ऊपर वो कर लीजिए, निर्भर कर लीजिए, तो वो आप उसके ऊपर अच्छा रूल कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों के साथ यही किया, कुछ चीज़ें इनकी पूरी कर देती, कुछ चीज़ें नहीं पूरी कर देती, जिससे ये आशा हो जाता था, होप हो जाता था इनको कि हाँ हो जाएगा। उदारवादियों की नीति क्या थी उदारवादियों की? उदारवादियों की नीति अहिंसक, संवैधानिक और कार्मिक थी, जिसमें ब्रिटिश संसद को युक्तियां भेजना प्रमुख था। वे व्यक्तिगत अधिकारों, प्रेस स्वतंत्रता, संगठन की रक्षा करते थे। जैसे 1897 में तिलक की गिरफ्तारी का विरोध। नीति के चरण, प्रथम चरण 1885 से 1892 विधायी सुधार परिषद का विस्तार हुआ। द्वितीय चरण 1892 से 1905 स्वशासन का मांग हुआ। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज सुधार, सैन्य व्यय विरोध किया। और नौरोजी की पुस्तक प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। प्रेस का उद्योग, इंडियन मिरर, द हिंदू केसरी और जनमत निर्माण। उदारवादियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मंच बनाया, लेकिन जन आंदोलन न कर सशस्त्र विरोधी तिलक बिपिन चंद्र पाल के उदय का कारण बने। उनकी नीति ने राष्ट्रवाद को संगठित किया, लेकिन ब्रिटिश उदासीनता से सीमित रही। ये तत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने, जो गांधी युग में विकसित हुए। ये हमारा यूनिट 4 चालू हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, इनकी कमियां ही उग्रवादी का उदय है। उदारवादी की कमियां ही उग्रवादी का उदय है। अब देखते हैं कि उग्रवादी क्या कर रहे हैं। भाई आक्रोशित लोग थे उग्रवादी, खतरनाक लोग एकदम, बात मानने के लिए चढ़ जाएंगे तुम्हारे सर पे, बात मनवाने के लिए। ब्रिटिश को तो कांपते थे ब्रिटिश समझ लीजिए ऐसा। उग्रवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक रहा। उदारवादियों की नरम नीति से असंतुष्ट होकर उभरा। जब बंगाल विभाजन 1905 ने जनता को झकझोर दिया। इस चरण में लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और एक नेता और थे इनके साथ, अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने स्वराज, पूर्ण शासन, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। यह चरण स्वदेशी आंदोलन से शुरू होकर सूरत अधिवेशन 1907 के विभाजन तक चला, जहां उग्रवादी कांग्रेस से अलग हुए। 1907 में सरल शब्दों में उग्रवादियों ने माना कि प्रार्थना पत्र से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जन आंदोलन और बलिदान से स्वतंत्रता आएगी। भारत में उग्रवाद के उदय का कारण क्या था?
भाई मैं तो कहूँगा सबसे पहली लाइन आप, और जो ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई दोनों आएंगे ऊपर वाले, अगर ये आता है तो आप सबसे पहली लाइन ये लिखना कि उदारवादियों की कमियां ही उग्रवादी को जन्म दी, ऐसा लिख सकते हैं। उग्रवाद का उदय कई कारणों से हुआ। सबसे बड़ा कारण बंगाल विभाजन था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन के नाम पर किया। लेकिन यह डिवाइडेड एंड रूल की नीति थी, ये डिवाइड एंड रूल की नीति थी जो लॉर्ड कर्जन की थी। उदारवादी की प्रार्थना पत्र नीति से ब्रिटिश सरकार प्रभावित नहीं हुई। आईसीएस परीक्षा लंदन में ही रही। सैन्य व्यय बढ़ता चला गया, आर्थिक शोषण, धन निकासी, उद्योगों का पतन हुआ, और इन सब ने गरीबी बढ़ाई। युवा पीढ़ी शिक्षित परंतु बेरोजगार, असंतोष में फैला। स्वदेशी आंदोलन 1905 की सफलता ने आत्मविश्वास जगाया। तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने जनता को जगाया। अरविंद घोष, वरिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। उग्रवाद के विकास, प्रमुख नेता और कार्यक्रम कौन थे? प्रमुख नेता इनके कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पंजाब महाराष्ट्र, केसरी और मराठा अखबार से ब्रिटिश आलोचना की। गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव, जनसाधारण 1908 में जन जागरण किया। मतलब इन्होंने हिंदू को एकत्र करने के लिए, मतलब सबको जगाने के लिए गणेश उत्सव किया, शिवाजी महोत्सव जो आज भी हम लोग करते हैं, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1908 में इनको जेल भेज दिया गया क्योंकि ये बहुत ही उग्र हो गए थे। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, यंग इंडिया के संपादक, पंजाबी में स्वदेशी प्रचार किया इन्होंने। 1907 में सूरत विभाजन में उग्रवादी हुए ये भी, और 1907 में जो सूरत विभाजन में इन्हीं लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक की वजह से ही सूरत विभाजन भी हुआ। मतलब एग्जैक्टली कारण ये नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हाँ लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष, क्योंकि उग्रवादी लोग ही कांग्रेस पर, उदारवादी लोग कांग्रेस पर हावी थे और उन्हीं की बात चलती थी, तो उग्रवादियों की बातों को लोग मानते ही नहीं थे। बिपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया से स्वराज प्रचार, वंदे मातरम से भावुक अपील की। अरविंदो घोष जादवपुर जेल में ये रहे। छिपलीमिकर घोषाल भी थे इनके साथ। कार्यक्रम और इनकी रणनीतियां की थी। उग्रवादियों ने 4 प्रमुख संसाधनों पर जोर दिया: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज। ब्रिटिश स्वदेशी में क्या था कि ब्रिटिश माल नहीं खरीदना है, भारतीय वस्तुओं को, खादी चरखा को अपनाना है। बंगाल में स्वदेशी मिलें स्थापित की इन्होंने कई सारी। 1907 में जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी वगैरह इसी स्वदेशी के तहत स्थापित हुआ। शांति निकेतन से प्रभावित एक विद्यालय खुला, मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई लाला लाजपत राय ने। ब्रिटिश स्कूल छोड़े, नौकरियां छोड़ना, ये सब बहिष्कार के अंतर्गत आया। राष्ट्रीय शिक्षा, बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंदो घोष इसके प्राचार्य रहे। दक्षिण भारत में तिलक की संस्थाएं काफ़ी चली। स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, शांति लेकिन आक्रामक प्रतिरोध जैसे हड़ताल, जुलूस, ऐसा इनका कार्यक्रम रहा। बंगाल विभाजन आंदोलन 1905 में लाखों ने भाग लिया। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष के भाषण पर तिलक के विरोध किया, जिससे कांग्रेस 2 गुटों में। मेन कारण यही था 1907 में, मेन कारण यही था कि उदारवादी लोग चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने, अध्यक्ष बने, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि तिलक या फिर लालाजी बने। लेकिन वहाँ पे अध्यक्ष इन्हीं को बना दिया गया, रास बिहारी बोस जी को, जिस कारण से उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस में विभाजित हो गई। और एक बात और, बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। बीजी तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। अफसोस रहा इस बात का। उग्रवादी चरण की विशेषताओं पर प्रभाव किया था। उग्रवादी जन आंदोलन था जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा। हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर रही। ब्रिटिशों ने कठोर दमन किया। प्रेस एक्ट 1908, तिलक लाला लाजपत राय को जेल, मार्ले मिंटो सुधार भी आए। इन्हीं के बाद 1919 में अलग निर्वाचन की बात हुई। चरण 1916 में लखनऊ समझौता तक कमजोर पड़ा। जब गांधी आए 1915 में गांधी आए, प्रभाव स्वदेशी आदर्श स्थायी जनता में बलिदान की भावना जागी। कांग्रेस को जनाधार मिला। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 की नींव बना। कमियां, हिंसा का सीमित सहारा, मुस्लिम अलगाव रहा।
उग्रवादी चरण ने राष्ट्रवाद को आक्रामक बनाया, जो स्वतंत्रता की राह प्रशस्त करने वाला साबित हुआ। अब आ गए हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भाई, बिना पेपर में ये आए पेपर बन नहीं सकता आपका। IMP टॉपिक एकदम कोई रोक नहीं सकता है। स्वदेशी आंदोलन के पीछे के कारण क्या रहे? राजनीतिक कारण। बंगाल विभाजन मुख्य कारण था, जिसने बंगाली हिंदुओं को मुस्लिम बहुल पूर्वी से अलग कर राष्ट्रवादी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। उदारवादियों की प्रार्थना पत्र नीति की विफलता, ICS परीक्षा लंदन में सैन्य व्यय में वृद्धि लगातार हो ही रही थी, ने युवाओं में असंतोष पैदा किया। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश शोषण जारी रहा। विद्रोह के बाद भी ब्रिटिश शोषण जारी रहा। आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश माल, मैनचेस्टर कपड़े ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। धन निकासी और कच्चे माल का रास्ता निर्यात से ने गरीबी बढ़ाई। स्वदेशी ने आत्मनिर्भरता की भावना जागी, लोगों में जगी। सामाजिक संस्कृति का कारण था? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सोनार बंगाल गान और गणेश शिवाजी उत्सव ने सांस्कृतिक कारण जगा दिए। महिलाएं, छात्र, किसान पहली बार किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए तो स्वदेशी आंदोलन था। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लोगों ने अपनी नौकरियां त्याग दी। स्वदेशी आंदोलन का परिचय क्या है? स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को ब्रिटिशों ने प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन भारतीयों ने इसे फूट डालो और राज करो नीति माना। इस आंदोलन ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, विदेशी माल के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की मांग को केंद्र में रखकर उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने इसका नेतृत्व किया, जबकि उदारवादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी समर्थन किया। यह आंदोलन 1905 से 1911 तक चला। 1911 में जब बंगाल विभाजन वापस लिया गया, तब तक इस आंदोलन को चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था? आंदोलन हिंसक लेकिन आक्रामक था, अहिंसक लेकिन आक्रामक था। प्रमुख कार्यक्रम थे स्वदेशी, खादी चरखा अपनाना, स्वदेशी मिलें, ग्रामोद्योग समितियां बनाना। बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होलिका, दुकानों पर पेंटिंग, ब्रिटिश स्कूल नौकरियां छोड़ना, राष्ट्रीय शिक्षा, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। दक्षिण भारत में तिलक की संस्थाएं प्रचलित हुई। स्वराज, तिलक का नारा इसमें बहुत प्रचलित रहा कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हड़तालें और जुलूस स्वदेशी में सबसे ज्यादा हुआ। महिलाओं, सरोजनी नायडू, मुसलमानों, लियाकत हुसैन की भागीदारी उल्लेखनीय है। पूना, मद्रास, पंजाब तक फैला इनके कारण ये। अब हम लोग आ गए हैं सूरत विभाजन। भाई ये सब जो टॉपिक है ना, इन सब के बिना पेपर बन ही नहीं सकता। मतलब ये वीडियो अगर आपने, मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि पूरा वीडियो आपने देख लिया, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप इस वीडियो के एक एक शब्द को रट के जाइएगा, इस वीडियो के एक एक जो है वॉइस है इसको सुन के सिर्फ जाइएगा, 5-6 बार सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आपको पास कैसे नहीं करेंगे, आपके नंबर अच्छे कैसे नहीं। मतलब इतनी दावे के साथ मैं वीडियो को बना रहा हूँ। कंटेंट मैं इतनी मुश्किल से मैंने बनाया, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि बहुत मेहनत किया मैंने इस वीडियो के लिए। और ये लॉन्ग है वीडियो, लेकिन जो अंतिम तक रुकेगा वो कुछ लेके जाएगा। चलिए, सूरत विभाजन के कारण वैचारिक मतभेद, उदारवादी प्रार्थना पत्र, संवैधानिक उग्रवादी स्वराज, बहिष्कार और आक्रामक जन आंदोलन। बंगाल अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वीकार किया, लेकिन कार्यान्वयन पर असहमति रहे। नेतृत्व विवाद था इसमें कि उग्रवादी अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने गोखले समर्थित रासबिहारी घोष को चुना। तिलक का बहिष्कार प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। बंगाल विभाजन का प्रभाव, स्वदेशी की सफलता से उग्रवादी उत्साहित, उदारवादी ब्रिटिश दबाव से डरे रहे। सूरत विभाजन की घटना और परिणाम कहते हैं। अधिवेशन में उग्रवादियों ने मंच घेरे, जूते फेंके, उदारवादियों ने सत्र स्थगित कर लिया। कांग्रेस 2 गुटों में बटी, उदारवादी गोखले बनर्जी और उग्रवादी लाल बालपाल। ब्रिटिश ने दमन बढ़ाया। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। प्रेस एक्ट, पार्लियामेंटो 1909 ने अलग निर्वाचन, 1916 अधिवेशन में पुनर्मिलन की बात हुई। स्वदेशी आंदोलन और सूरत विभाजन का प्रभाव रहा इस
सूरत अधिवेशन पे स्वदेशी ने जनता को जागृत किया। स्वदेशी आदर्श गांधी के असहयोग 1920 का आधार बना। बंगाल विभाजन 1911 वापस लिया गया 1911 में जब, तो कलकत्ता से इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। विभाजन से उग्रवाद कमजोर हुआ लेकिन राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। महिलाओं ने निम्न वर्गों का प्रवेश, कमियां, मुस्लिम अलगाव, मुस्लिम लीग 1906, ये घटनाएं भारतीय राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बना दिया, स्वतंत्र पथ प्रशस्त किया। नेक्स्ट यूनिट है भाई भैया, इससे क्वेश्चन बनना भी एकदम तय है 100%। कोई काट नहीं सकता कि मुस्लिम लीग से क्वेश्चन ना आए। चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग का उदय, उदय कैसे हुआ इसका? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका तत्कालीन पूर्वी बंगाल में हुई, जो ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक संगठन का प्रारंभिक रूप था। यह स्थापना ढाका के नवाब ख्वाजा समीमुल्लाह के निवास एहसान मंजिल में मुस्लिम शिक्षण सम्मेलन के दौरान हुई। नवाब समीमुल्लाह खां, आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवीमुल्लाह और अन्य नेताओं ने इसे गठित किया। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आगा खां बने, जबकि पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। लीग का उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा था, ब्रिटिश वफादारी और हिंदू बहुमत से इससे सुरक्षा था। शुरू में यह ब्रिटिश समर्थक रही लेकिन 1913 में स्वशासन की मांग में जुड़ गई। अच्छा, मुस्लिम लीग का वो भी था कि ये मतलब शिमला में वो लोग आए थे, मतलब मार्ले मिंटू साहब आए थे, तो ये आगा खां वगैरह गए, उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन चाहिए हमको। अब पृथक निर्वाचन की मांग के कारण उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे पृथक निर्वाचन दे देंगे आपको, आपके पास कोई मंच होना चाहिए इसको मांगने के लिए भी, तो तभी मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। और वैसे भी इन लोग को लगता, मतलब इन ब्रिटिशर्स ने इन लोग के मुस्लिम को मन में डाल दिया कि हिंदू बाहुलता ये वो, जिससे भी मुस्लिम लीग का उदय हुआ। मुस्लिम लीग के उदय के कारण राजनीतिक, बंगाल विभाजन 1905 प्रमुख उत्प्रेरक था, जिसने लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा बताकर पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल में बांटा। मुसलमानों ने इसे अपना लाभ माना, जबकि स्वदेशी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाया। सर सैयद अहमद खां दो राष्ट्रीय सिद्धांत ने मुसलमानों को अलग पहचान दी। 1906 में शिमला प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन मांगा। कांग्रेस की उदारवादी नीति से मुसलमान अलगाव महसूस करने लगे। ब्रिटिश नीति का प्रभाव, मार्ले मिंटो 1909 से पृथक निर्वाचन मिला, जो लीग की सफलता थी। ब्रिटिश अधिकारी जैसे अचबाल्ड ने लीग गठन प्रेरित किया। मुस्लिम लीग की प्रमुख मांगे क्या थी? मुस्लिम लीग की मांगे मुसलमानों के अलग हितों पर केंद्रित थी। एक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की मुख्य मांगे हैं, उसको वर्णित करो। सॉरी, मुस्लिम लीग की मुसलमानों के अलग हितों पर केंद्रित थी। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल, प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के लिए अलग सीटें, जनसंख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व, नौकरियों में हिस्सेदार, आईसीएस, पुलिस शिक्षा में मुसलमानों को आरक्षण, भाषा और शिक्षा, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा मानना, मुस्लिम संस्थाओं अलीगढ़ को संरक्षण प्रदान करना। प्रांतीय स्वायत्ता, मुस्लिम बाहुल प्रांत पंजाब, बंगाल, पूर्वी बंगाल में अधिक अधिकार। बाद में 1913 के बाद स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश वफादारी बनाए रखना। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग। यही मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान की मतलब भारत विभाजन का कारण बनी। मुस्लिम लीग का कार्यक्रम और गतिविधि, लीग का कार्यक्रम संवैधानिक और ब्रिटिश समर्थक रहा। प्रारंभिक चरण 1906 से 1916, प्रतिनिधिमंडल भेजना, ब्रिटिश से याचिकाएं, बंगाल विभाजन का समर्थन, 1909 की सफलता। मध्यम चरण रहा 1916 से 1929, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस में समझौता हो गया, पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919, 1924 में गांधी से सहयोग में मोहम्मद अली जिन्ना का उदय हुआ। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ही ऐड होते हैं, और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ऐड होते हैं मुस्लिम लीग में, लेकिन सबसे मतलब सीनियर नेता बन जाते हैं। सीनियर तो थे भी, गांधी के सीनियर रहे जिन्ना। उत्तर चरण,
जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग राष्ट्रवाद 1937 में चुनाव हार गए। 1940 में लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव, द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हो गया। गतिविधियां रही, वार्षिक अधिवेशन लाहौर 1924, कलकत्ता 1912, प्रेस प्रचार, कामरेड, स्टार ऑफ इंडिया, मुस्लिम हितों की रक्षा। 1946 में चुनाव में बहुमत, भारत विभाजन 1947 का आधार बनी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के प्रभाव और कमियां की थी। लीग ने सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया जो भारत विभाजन का कारण बनी। प्रथम निर्वाचन 1909, 1919, 1935 से हिंदू मुस्लिम विभेद हो गहरा गया। प्रभाव, मुसलमान को राजनीतिक जागरूकता लेकिन राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाई। कमियां, ब्रिटिश समर्थन पर निर्भरता, जनता से दूरी, शुरू में अभिजात, जिन्ना के बाद विभाजन, लखनऊ पैक्ट से एकता की आशा टूट गई। मुस्लिम लीग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभाजनकारी भूमिका निभाई जो 1947 तक चली। हाँ, मुझे लगता है ये आपका 8th यूनिट है, लास्ट यूनिट होगा, शायद ही होगा। और ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे का क्वेश्चन पता क्या पूछेगा आपसे? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे। इसी में लखनऊ पैक्ट हुआ ना, यहीं पे लखनऊ पैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति को तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के व्यय के लिए भारतीय संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। भारत ने 13 लाख सैनिक भेजे, जिनमें से 50,000 शहीद हुए, लेकिन बदले में स्वशासन का वादा पूरा न हुआ। जबरन भर्ती कर वृद्धि, महंगाई, खाद्यान्न संकट, किसान मजदूर, मध्यम वर्ग असंतोष भरा। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे स्वतंत्रता का अवसर माना। बाल गंगाधर तिलक की रिहाई 1914 में और गांधी जी का भारत लौटना 1915 में, और मुस्लिम लीग से जुड़ना तिलक का, उसका जिन्ना का 1913 में। 1913, 14, 15। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ रहे हैं, 14 में तिलक रिहा हो रहे हैं और 15 में गांधी जी भारत आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। जागृति को नई दिशा दी। इस काल में होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता दो प्रमुख घटनाएं रहीं। कांग्रेस लीग की एकता। प्रथम विश्व युद्ध के जागृति के आर्थिक कारण क्या थे? युद्ध व्यय के लिए आयकर लगाया गया, सीमा शुल्क बढ़ा जिससे कीमतें दुगनी हो गई, खाद्य संकट से अकाल जैसे हालात बने, ग्रामीण भारत कष्ट में डूबा, भारतीय उद्योगपति टाटा बिड़ला को विदेशी पूंजी से खतरा लगा, उन्हें स्वदेशी संरक्षण मांगा, मजदूरें हड़ताल, बॉम्बे कानपुर बढ़ी, सैन्य प्रभाव, जबरन भर्ती हुआ, पकड़ पकड़ के सेना में लोगों को भर्ती किया गया पंजाब बिहार में, तो गांव से रोष फैला, 10 लाख भारतीय सिपाहियों की यूरोप भेजी गई जिनकी बहादुरी न्यू चैपल से आत्मविश्वास जगाया गया। युद्ध लौटे सैनिकों ने ब्रिटिश वादा खिलाफी, स्वशासन न देने का प्रचार किया। राजनीतिक प्रभाव, ब्रिटिश ने स्वशासन का वादा किया लेकिन रॉलेट एक्ट 1919 से विश्वास टूटा। गांधी जी चंपारण 1917, खेड़ा 1918, 1918 सत्याग्रह से जनता को संगठित किया। उग्रवादी उदारवादी पुनर्मिलन की मांग बढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, होम रूल। होम रूल आंदोलन का उदय और स्वरूप। होम रूल आंदोलन 1916 बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया, जो आयरिश होम रूल से प्रेरित था। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन करना। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की शुरू की, जबकि एनिवेशन 15 सितंबर 1916 को मद्रास में दूसरी लीग बने। उद्देश्य, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज के अधीन ही भारत को आयरलैंड जैसा स्वशासन कार्यक्रम, व्याख्यान पत्रिकाएं, यंग इंडिया, न्यू इंडिया शाखाएं स्थापित। 1917 तक 30,000 सदस्य, 200 शाखाएं, महिला। सरोजिनी नायडू की सक्रिय ब्रिटिश दमन, एनिवेशन व अन्य को नजरबंद करना। लखनऊ समझौता में क्या हुआ? लखनऊ समझौता 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के 31वें अधिवेशन और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हुआ, जो सूरत विभाजन 1907 के बाद पहला पुनर्मिलन था। तिलक की होम रूल सफलता और गांधी जी के प्रभाव से उदारवादी उग्रवादी एकजुट हुए। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समझौता की प्रमुख शर्तें थी। कांग्रेस लीग सहमति, मुसलमानों को प्रांतीय विधानसभाओं में वजन, पृथक निर्वाचन, 1/3 केंद्रीय सीटें मिलनी चाहिए, स्वशासन मांग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटफोर्ड लिख गया, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व, संयुक्त सत्र, दोनों संगठनों का एक साथ अधिवेशन, इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो गई। इन घटनाओं का प्रभाव और परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बनाया। होम रूल ने स्वराज की मांग तेज की। लखनऊ पैक्ट से लीग का ब्रिटिश विरोध कमजोर हुआ, लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट ने
एकता तोड़ी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, सुधार 1919, आंशिक सफलता गांधी जी का सहयोग आंदोलन 1920 इनकी देन है। कमियां सांप्रदायिकता का बीच पृथक निर्वाचन, कुल मिलाकर युद्ध ने स्वतंत्रता संग्राम को परिपक्व बना दिया। मैंने जितना भी इसमें क्वेश्चन कराया है मैं आप लोगों से यही कहूँगा सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं, इस वीडियो को देख के जाते हैं, तो मैं 100% एकदम श्योर हूँ कि आप एक अच्छा नंबर इस बार एग्जाम में उठाएंगे। और आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग कहेंगे तो मैं जो आप लोग का इस बार का पेपर होगा मैं किसी भी एक यूनिवर्सिटी का पेपर लेके एनालिसिस भी करूँगा। और आप लोग मेरा आपको और जो PDF चाहिए तो मेरा नंबर है यूट्यूब के बायो में पड़ा हुआ, वहाँ जाके नंबर ले लीजिए, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं ये PPT भी आपको दूंगा और मैं पेपर एनालिसिस भी कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगला पेपर होगा मध्यकाल, हम इतिहास का ही सॉल्व कराने वाले हैं। मध्यकाल भी ऐसे लेके आएंगे, पूरा लेके आएंगे, जिसमें एक वीडियो आप देख लें आपका पूरा कल्याण हो जाए।